हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 9 सेंट्रल ऑर्बिट। फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है एप्स एंड एप्सिडल डिस्टेंसेस। एप्स एंड एप्सिडल डिस्टेंसेस ये हम कर चुके हैं। एप्स क्या होता है? सेंट्रल ऑर्बिट पे वो पॉइंट जहाँ आर रेडियस वेक्टर की वैल्यू आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, ये हम सभी कर चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में। एग्जाम्पल 2, 3, 4 भी कर चुके हैं। आज एग्जाम्पल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ए पार्टिकल मूव्स अंडर ए रिपल्सिव फोर्स m mu upon distance cube and it is projected from an apse at a distance a with velocity v. Show that the equation to the path is r cos p theta equals to a and that the angle theta described in time t is this. गिवन क्या है? अंडर ए रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स है तो ये है क्या? एम म्यू अपॉन आर स्क्वेयर। रिपल्सिव है इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, तो एफ की वैल्यू क्या हो गई? माइनस म्यू अपॉन आर रेज टू पावर 3। एम इंटू है ना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास को छोड़ देंगे, बचा क्या? म्यू अपॉन आर क्यूब। ये एक्सेलरेशन हो गया, सेंट्रल एक्सेलरेशन एफ। रिपल्सिव है देयरफॉर देयर विल बी नेगेटिव साइन। यू क्या होता है? 1/r, तो ये हमने पुट किया। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, जो हम हर क्वेश्चंस में मोस्टली यूज़ होती है ये। दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। इसमें हम f की वैल्यू पुट की तो ये आ जाता है। अब 2 du बाई डी थीटा से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये मिला। नाउ इंटीग्रेट करके जो ये टर्म आती है ये v स्क्वायर के बराबर होती है, और ये जो वैल्यू है यानी कि यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 4 मिल जाती है, इक्वेशन नंबर 2 मिल जाती है। अब जो ये इक्वेशन नंबर 2 है इसमें हम क्या देखेंगे? कंडीशन क्या गिवन है हमारे पास? इनिशियल कंडीशंस, प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट डिस्टेंस ए विद वेलोसिटी v। एट डिस्टेंस a यानी कि एप्स के ऊपर r इक्वल्स टू a है, वेलोसिटी है v, तो r इक्वल्स टू a पे u क्या हो गया? 1/a। du बाई डी थीटा इज 0। एप्स के ऊपर du बाई डी थीटा एंड dr बाई डी थीटा दोनों ही 0 होते हैं, बिकॉज u एंड r आर आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। देयरफॉर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 0 एंड वेलोसिटी इज v। तो ये सब वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, तो ये आता है सॉल्व करके। तो अब यहाँ से हम लगभग सारे क्वेश्चंस में यही पैटर्न चलता है, तो यहाँ से एच स्क्वेयर C1 ये दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब ये एच स्क्वेयर C1 है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट की, पुट करके आप देख रहे हो ये आता है। इसको सॉल्व करोगे, ये du बाई डी थीटा को लेफ़्ट में रखते हुए बाकी सभी को राइट में ले गए, इसको ये सॉल्व करना है बस। तो यहाँ से अब डेरिवेटिव du एंड डी थीटा को सेपरेट किया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है। अब इनिशियली r इक्वल्स टू a है, तो u क्या होता है? 1/r यानी कि 1/a हो गया, तो उस टाइम इनिशियली थीटा जो होता है वो 0 है। तो ये सब हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया, तो आप देख रहे हैं कांस्टेंट C2 की वैल्यू आ जाती है -π/2, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया। पुट करके आप सॉल्व करोगे, देखो ये आता है। तो u की टर्म्स में था, इसको वापस r में हमने चेंज कर लिया। u है क्या? 1/r। तो a इक्वल्स टू r cos p थीटा, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ पाथ। अब क्या निकालना है? एक टाइम t में रिलेशन और निकालना है, जो ये है। तो इसको हम कैसे करेंगे? h इक्वल्स टू आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी टी, ये रिलेशन हम लेके चले। h क्या होता है? ये ए वी, पी वी इज़ इक्वल टू एच, आप जानते हैं। और एप्स के केस में p इक्वल्स टू r होता है, r है a हमारे पास, तो p की वैल्यू a वी इक्वल्स टू h हो गई। पीछे से भी देखोगे, यहाँ से भी आ जाता है ये एच स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर वी स्क्वेयर था, तो h क्या हो गया? a वी, यहाँ से भी हम ले सकते हैं इसको। और r हमारे पास यहाँ से फाइंड आउट हमने किया ही था। अब ये सब वैल्यू इसमें h इक्वल्स टू आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी टी इसमें हमने पुट किया, तो सॉल्व करके टाइम t की वैल्यू आ जाती है। अब इनिशियल कंडीशंस पुट करेंगे क्योंकि हमें कांस्टेंट c फाइंड आउट करना है। तो इनिशियली टाइम t इज़ 0, देन थीटा इज़ 0, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ c फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 5,
वी गेट टी इज इक्वल टू ए बाई पी वी टेंजेंट पी थीटा। नाउ इसको सॉल्व करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 1 बाई पी टेन इनवर्स पी वी टी अपॉन ए विच गिव्स एंगल थीटा डिस्क्राइब्ड इन टाइम टी। यही चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी थी। इसमें टाइम टी में रिलेशन चाहिए था और एक हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ पाथ। ये तो सभी क्वेश्चंस में हमारे पास यही चलता है। इसमें पाथ की इक्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं जब एफ गिवन होता है तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट जो होती है वो लेके हम चलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट जो है वो लेके चलते हैं, फिर बोथ साइड 2du/d से मल्टीप्लाई करते हुए फिर इंटीग्रेट करते हैं तो जो ये रिलेशन आता है वो v² बन जाता है। उसके बाद जो एप्स की जो हमारे पास कंडीशंस होती है वो पुट करने से हमारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं h² एंड c1 ये फाइंड आउट हो जाते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर जो 1 होती है इसमें पुट करते हैं। पुट करने से हमारा जो ये रिलेशन ये कंप्लीट बनता है। du/d होता है लेफ़्ट में, तो अब इसको इंटीग्रेट करने से हमारे पास रिलेशन इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है। फिर बाकी वही है, इनिशियल कंडीशन वापस फिर पुट की क्योंकि यहाँ एक कांस्टेंट c2 आ गया, क्योंकि इसको हमें रिमूव करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक इनिशियल कंडीशन ये पुट की तो हमारा कांस्टेंट c1 आ गया, c2 आ गया। तो ये सब पुट करते हुए हमारे पास u और थीटा में इक्वेशन बच गई। आप देख रहे हैं ये u और थीटा में बच गई। u को वापस r में चेंज किया तो पाथ आ जाता है। और जहाँ टाइम की बात आती है तो ये रिलेशन हम जनरली यूज़ करते हैं, यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाता है। नेक्स्ट आता है ए पार्टिकल मूव्स विद ए सेंट्रल एक्सेलरेशन, इट इज़ प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 9 लैम्डा फ्रॉम एन एप्स एट डिस्टेंस r इक्वल्स टू a/3 फ्रॉम द ओरिजिन। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द पाथ इज दिस। पाथ की इक्वेशन हमारे पास ये है। वेलोसिटी गिवन है 9 लैम्डा और डिस्टेंस r इक्वल्स टू a3 गिवन है, f गिवन है, ये सब गिवन है हमारे पास। f गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट है, ये हमने यूज़ की। इसमें f को रखा तो सेम वही पैटर्न चलेगा। 2du/d से मल्टीप्लाई किया फिर इंटीग्रेट किया तो जो ये रिलेशन है ये v² है। इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। फिर एप्स की जो कंडीशंस हैं कि एप्स पे r इक्वल्स टू a3 गिवन है तो u क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया 3/a। तो du/d एप्स पे 0 होता ही है। वेलोसिटी गिवन है 9 लैम्डा। ये सब इक्वेशन नंबर 1 में पुट की। पुट करते हुए हमारे पास h² एंड c1 जो दो कॉन्स्टेंट्स हैं ये फाइंड आउट हो जाते हैं। इनको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। पुट करके आप देख रहे हैं du/d है उसको लेफ़्ट में रखते हुए बाकी सभी को राइट में ले गए और ये रिलेशन आ जाता है। देख रहे हैं आप 3 ब्रैकेट्स आती हैं ये, इनको हमें एक इंटीग्रेट करना है। हमें देखना है इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करें। तो du/d के टर्म्स में du इस साइड रखा, d थीटा इधर ले गए। अब जो ये इंटीग्रेट करनी है टर्म, इसके लिए हमने au+5 को au-3z² पुट किया। ये पैटर्न है इंटीग्रेशन का, ये आप देख सकते हैं ईजिली। तो ये फिर हमने इस टाइप से रिलेशन है इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू z करते हुए। फाइनली आप देखोगे आंसर आ जाता है, इक्वेशन नंबर 4 आ रही है जो। फिर इनिशियल कंडीशन पुट की है, u इक्वल्स टू 3/a है क्योंकि r गिवन था a/3 तो u रेसिप्रोकल हो गया 3/a। तो इनिशियली थीटा 0 है। ये सब पुट किया तो कांस्टेंट c2 आ गया। c2 को वापस इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया, हमारा रिक्वायर्ड पाथ आ जाता है। u और थीटा में आप देख रहे हैं रिलेशन है, या तो u थीटा में निकाल सकते हो r या r थीटा में भी निकाल सकते हो। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ पाथ। नेक्स्ट एग्जांपल आता है 7। वेरी सिंपल, ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन अंडर ए सेंट्रल फोर्स विच वेरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि f इज इक्वल टू μ/r²। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया म्यू। f इज इक्वल टू μ/r²। फाइंड द ऑर्बिट। हमने हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट है वो हमने ली। 2 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट हमने पढ़ी है पीछे, एक तो इन पोलर फॉर्म, नेक्स्ट इज इन पिडल फॉर्म। हम ये पिडल फॉर्म वाली इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। पिडल फॉर्म में p एंड r की टर्म्स में होती है। इन पोलर फॉर्म इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ u एंड थीटा या फिर r एंड थीटा। ये हमारी p एंड r के टर्म्स में पिडल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब इसमें हमने f रखा, f रखते हुए ये p और r के टर्म्स में है, इंटीग्रेट किया बोथ साइड
तो आप देख रहे हैं एक कांस्टेंट इंक्लूड हुआ है यहाँ C1। अब एच स्क्वेयर बाई पी स्क्वेयर है, ये v होता है। आप जानते हैं PV इज इक्वल टू एच होता है, तो v क्या हो गया h बाई पी। तो एच स्क्वेयर बाई पी स्क्वेयर है, तो ये है हमारे पास v स्क्वायर। तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। अब इनिशियल कंडीशन लगाते हैं, केसेस डिस्कस करते हैं हम। लेट वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट एट r इक्वल्स टू r नॉट। गिवन हमें कोई भी कंडीशन नहीं है, इन जनरल हम लेके चल लेते हैं। तो ये सब हमने कंडीशन इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, तो ये रिलेशन आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो C1 की वैल्यू आ रही है यहाँ से, C1 की वैल्यू क्या आ रही है, v नॉट स्क्वेयर माइनस 2 म्यू अपॉन r नॉट। तो इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, तो 3 नंबर इक्वेशन आ जाती है। अब जो ये कांस्टेंट C1 तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो ये है इस पे हम केसेस लगाते हैं, दिस इज़ आइदर 0 और लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। अगर ये इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन क्या बची हमारी, ये बची। तो पी स्क्वेयर को लेफ्ट में लेते हो, बाकी को राइट में ले गए। आपको पता है एच भी कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है। तो हमारी इक्वेशन किस टाइप में है, पी स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर अपॉन 2 म्यू है। इस सारे को कांस्टेंट को ए नाम दे दिया, ए आर। तो हमारी जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन है, ये पी स्क्वेयर इक्वल टू ए आर फॉर्म में है एंड इज़ द पिडल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। रेफर टू फोकस एज pole, thus the orbit is a parabola with center of force at the focus। नेक्स्ट जो केस आता है आप देख रहे हैं, मान लेते हैं लेस देन 0 लिया हमने, लेस देन 0 लिया तो इन जनरल मान लेते हैं इसको हमने -1 ले लिया। लेस देन 0 है ही -1, तो नो डाउट वी लेट इट -1। तो अगर इस टाइप का लेते हैं तो हमारी फॉर्म ये टाइप दिस टाइप की बनती है। आप देख रहे हो क्या है हमारी इक्वेशन, एच स्क्वेयर अपॉन पी स्क्वेयर। एच कांस्टेंट है, यहाँ बी भी कांस्टेंट है, 2 म्यू बाई आर। तो जो हमारी इक्वेशन इन जनरल होती है, कॉनिक सेक्शन में इक्वेशन होती है 2a बाई आर, ये सेम पैटर्न की है। और ये लेस देन 1 है, तो इसको हमने -1 लेट कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 3 है इस फॉर्म की है। तो दिस इज़ अ पिडल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। Refer to focus as a pole. This is the Pidal equation of ellipse. Okay, now let this is greater than 0. Greater than 0 है तो ये इस टाइप की है। This is the Pidal equation of hyperbola and represents the branch of hyperbola which is nearer to the focus taken as a pole. Okay, from the above examples we see that under inverse square law, central orbit is always conic with center of force at the focus। आप देख रहे हैं ना, हमें फोर्स F किस टाइप का गिवन था, F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वेयर। तो इस केस में आप तीनों ही केसेस को अगर देखते हो तो क्या आ रहा है तीनों ही केस में, फर्स्ट में पैराबोला, सेकंड में एलिप्स, थर्ड में हाइपरबोला। तो ये कॉनिक इक्वेशन होती है ना, कॉनिक सेक्शन में कॉनिक बोलते हैं हम इसको। सेंट्रल ऑर्बिट इज़ ऑलवेज कॉनिक विद सेंटर ऑफ फोर्स एट द फोकस। तीनों ही केसेस में या तो हाइपरबोला, पैराबोला या फिर एलिप्स बन रहा है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल, ए पार्टिकल मूव्स विद सेंट्रल एक्सेलरेशन लैम्डा अपॉन आर क्यूब, फाइंड द पाथ एंड डिस्टिंग्विश द केसेस। अब एफ गिवन है हमें, वैसे ही सेम पैटर्न चलेगा। एफ गिवन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट जो है आप जानते हैं, एच स्क्वेयर यू प्लस d2u बाई डी थीटा स्क्वेयर इक्वल टू एफ बाई यू स्क्वेयर होती है। यहाँ हमने एफ रखा तो आप देखो क्या बनता है, एफ रखा सॉल्व किया तो d2u बाई डी थीटा स्क्वेयर इक्वल टू लैम्डा बाई एच स्क्वेयर -1 इंटू यू आ जाता है। अब जो ये टर्म है ब्रैकेट में लैम्डा बाई एच स्क्वेयर -1, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये दिस टर्म आइदर ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0, 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस ले लिया हमने, दिस ब्रैकेट टर्म इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो लेट कर लिया ये n स्क्वायर के बराबर है। तो आप ये देख रहे हैं दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो पेपर है हमारा ओडी पेपर है उसमें पढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। जो d2 बाई डी थीटा स्क्वेयर है इसको हमने d स्क्वायर लेट कर लिया, तो ये क्या बन गया, d स्क्वायर u माइनस n स्क्वायर u इक्वल्स टू 0। u कॉमन आ जाता है, d स्क्वायर माइनस n स्क्वायर
u इक्वल्स टू 0। तो डी स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर 0 बन गया, तो इक्वल रखा इनको, d इज इक्वल टू प्लस माइनस n आ जाता है। तो फाइनल जो आंसर होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या बन जाता है, c1 e रेज टू पावर m1 थीटा प्लस c2 e रेज टू पावर m2 थीटा। ऐसे ही हम करते हैं इसको। m1 m2 की वैल्यू क्या है, एक n है और दूसरा माइनस n है। तो ये हमने रखा u इज इक्वल टू c1 e रेज टू n थीटा प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस n थीटा। इसको आप हाइपरबोलिक में चेंज करते हैं तो ये बनता है, आप जानते हैं। इसको और अच्छे से खोल के करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। e रेज टू थीटा की वैल्यू हाइपरबोलिक टर्म्स में क्या होती है उससे भी खुल के बन जाता है। तभी ये कांस्टेंट कैपिटल A और B नए कांस्टेंट्स ले लिए हमने। तो जैसे e रेज टू आयोटा थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। ऐसे ही e रेज टू थीटा जो होता है वो हाइपरबोलिक टर्म्स में खोलते हैं। आई थिंक ऐसे ही होता है कॉस h थीटा प्लस साइन h थीटा। तो ये रखते हुए पूरा खोल के भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। It represents a spiral curve with an infinite number of convolutions about the pole. In a particular case, when C1 or C2 vanishes, then the curve is an equiangular spiral. Next आता है second case, when this term is equal to 0. Equal to 0 है तो lambda by h square क्या हो जाएगा, equal to 1. लैम्डा को पुट किया हमने h स्क्वायर, तो आप देख रहे हो हमारे पास बचेगा क्या, d2u बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से du बाई डी थीटा आ गया कांस्टेंट c1। तो इसको du डी थीटा में चेंज किया, अब इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करके हमारे पास इक्वेशन आती है u इक्वल्स टू c1 थीटा प्लस c2। तो c1 को कॉमन लिया तो बचेगा क्या, थीटा प्लस c2 बाई c1। c1 को कॉमन लिया तो इसको c2 बाई c1 को नाम हमने माइनस के दे दिया। तो u इक्वल्स टू c1 थीटा माइनस के, वेयर c1 and k आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। दस this represents a reciprocal spiral in general. In particular case, when c1 is 0, then it is a circle. Okay. Next, third case is when this bracket quantity lambda by h square minus 1 is less than 0. Then this quantity is less than 1. तो लेस देन 0 है तो इसको हमने माइनस एन स्क्वेयर मान लिया। एन स्क्वेयर तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, इसके आगे माइनस लगा दिया तो दिस क्वांटिटी इज़ ऑलवेज नेगेटिव। तो इसको आपने इक्वेशन में पुट किया तो आप देख रहे ये आ रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो डी स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर यू इक्वल्स टू 0 बनता है। तो इसको रखा इक्वल, तो डी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा एन, ये बनता है। तो इसकी को सॉल्व करना हमें आता है डायरेक्ट। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला u इज़ इक्वल टू c1 कॉस n थीटा प्लस c2, यही होता है ना। एक फॉर्मूला होता है जैसे हम इस तरह से भी m निकाल लेते हैं, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा। जो आयोटा जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं हमेशा कंजुगेट पेयर्स में होते हैं, तो ये प्लस माइनस फॉर्म में है। तो रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट और प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो u क्या होता है, c1 कॉस, कैसे लिखते हैं हम इसको, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। तो ये इसी फॉर्म में आप देख रहे हैं। तो ये क्या आया है आंसर, c1 कॉस n थीटा प्लस c2। ये कॉन्स्टेंट्स हैं c1 c2। टू रूट्स है ना, प्लस माइनस आयोटा n है, यानी कि एक तो रूट है आयोटा n, दूसरा है माइनस आयोटा n। टू रूट्स हैं तो टू ही कॉन्स्टेंट्स आएंगे, c1 c2 दो कॉन्स्टेंट्स आए हैं। तो देन दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। द एप्स इज़ गिवन बाय थीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड u इज़ इक्वल टू c1। एप्स की अगर बात करें तो हम नाउ 2 एग्जाम्पल्स आर रिमेनिंग, एग्जाम्पल नंबर 9 एंड एग्जाम्पल नंबर 1 दोनों बाकी है। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।